फाइनली आप सभी का वेलकम है आज के सेशन नहीं, इस साल के सेशन विच मीन्स 2021 के सेशन के लास्ट क्लास में, फॉर्मली लास्ट क्लास, क्योंकि इस क्लास के बाद जो भी होंगे आपके रिवीजन सेशंस होंगे जिनके कुछ छूटे हुए टॉपिक, जैसे कुछ लोग का डिबेंचर यहाँ पर छूटा हुआ है तो उनका कवर होगा। मतलब फॉर्मल अप्रोच में ये इस साल की या फिर आपके सेशन की आखिरी क्लास है। इस आखिरी क्लास में हम पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, जो टॉपिक हमारा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने 3 एक्टिविटीज के बारे में जाना था। पहला था ऑपरेटिंग के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग के बारे में भी जानेंगे और हम यहाँ पे फाइनेंसिंग के बारे में भी जानेंगे, ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तक पहुंचने से पहले हमें ऑपरेटिंग की कुछ बची हुई कहानी को खत्म कर लेना चाहिए, तो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात आती है तो आपको याद होगा मैंने बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप उन सारी एक्टिविटीज को यूज करोगे या फिर मेंशन करोगे जो चीज आपके बिजनेस का कोर एलिमेंट है, मतलब जिस चीज का आप धंधा करते हो, दैट्स इट। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप सामान बनाते हो, बना के बेचते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज योर कोर एक्टिविटी एंड इट्स कवर अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स यू नीड फाइनेंस, सो जिन सोर्सेज से उन एक्टिविटी के लिए पैसा आएगा वो फाइनेंसिंग में होगा, फिर उन पैसे को जहां जहां पे इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्टिंग होगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कोर एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मतलब वो कोई भी टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं बनाते, रॉ से फिनिश में उनका कोई भी कन्वर्जन का सीन नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ट्रेडिंग भी नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है कोर एक्टिविटी का हिस्सा, ट्रेडिंग भी नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है, जो मैन्युफैक्चरर बनाया उठा के हमने बेचा, मतलब वो सामान में डील ही नहीं करते। क्या वो सामान में डील ही नहीं करते? तो जब वो सामान में डील नहीं करेंगे, मतलब जब सामान को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? वो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे। क्या होंगे? वो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे। और सर्विस प्रोवाइडर भी ऐसे जो कि कॉमन नहीं, अनकॉमन। कॉमन नहीं, अनकॉमन का मतलब जैसे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं कोई ट्रेडर नहीं हूं, मैं कोई मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मेरी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो टीचिंग से अलाइड एक्टिविटीज काउंट की जाएगी। लेकिन यहां पे मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैटर्स क्लियर है, ऐसा नहीं है कि मेरा मैटर क्लियर नहीं है। अगर कमीशन है तो कमीशन है, रेंटल है तो रेंटल है, मेरे एसेट्स हैं तो डिप्रिसिएशन भी है। लेकिन आप ऐसी बिजनेस के बारे में सोचिए जिन बिजनेस का पैसा आना और जाना ही धंधा है। मैं सर्विस प्रोवाइडर तो हूं, लेकिन पैसा आना और पैसा जाना और पैसा ही मेरा बिजनेस है क्या? नहीं, बिजनेस से मुझे पैसा मिलता है, लेकिन पैसा मेरा बिजनेस नहीं है। तो आपके नजर में कुछ ऐसी कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या जिनका पैसा आना और जाना ही कोर बिजनेस है? एग्जाम्पल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which includes bank, which includes insurance companies, right? ठीक है, तो आप ये देखिए कि हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो, और हमारे यहां मतलब किसी ट्रेडिंग में, किसी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी नॉन फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में पैसा आता और जाता बिजनेस एक्टिविटी का एक हिस्सा है। लेकिन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन का पैसा आना और जाना ही बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है सर। मतलब जैसे मेरा काम है टीचिंग, तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टीचिंग आएगा। अब टीचिंग से पैसा आ रहा है, टीचिंग से पैसा जा रहा है, वो बात की बात है। मैन्युफैक्चरर का भी यही केस होगा, ट्रेडर का भी यही केस होगा। लेकिन अब बैंक के बारे में सोचिए, उसके पास रोज डिपॉजिट्स होते हैं, उसके पास रोज कहीं ना कहीं विड्रॉल्स होते हैं, तो कैश फ्लो तो उसका बिजनेस ही है सर। अब उसको आप कहां से कैसे बाइफरकेट करेंगे? एक सवाल बन जाएगा। और सर ये सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जो कि आपको क्वेश्चन में बड़ी बारीकी से देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्वेश्चन के आइटम्स को बाइफरकेट कर पाएंगे कि ये ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग है, या फिर ये फाइनेंसिंग है। जैसे मैं बेसिक सी बात करता हूं,
मैं अगर किसी को एडवांस देता हूं तो वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर मैं आकार में रह के बीइंग अविनाश रोशन एज ए कॉर्पोरेट हेड किसी को अगर 5 लाख रुपया उधार पे देते हैं तो वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो मेरा ऑपरेटिंग नहीं, क्योंकि मेरा धंधा नहीं है, वो मेरा फाइनेंसिंग भी नहीं है। लेकिन आप यही बैंक को सोचो, बैंक तो सर रोज उधार देती है और उधार देना ही बैंक का काम है, वो तो उसके ऑपरेटिंग में काउंट कर लिया जाएगा ना सर। तो एक मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर की नजर में अगर आप देखोगे तो लोन देना उसके ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है, इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। लेकिन अगर बैंक को देखोगे तो उसका ऑपरेटिंग का हिस्सा है। इंश्योरेंस का पैसा लेना, हर दिन पैसा आता है इंश्योरेंस कंपनीज के पास, मेरे पास तो हर दिन नहीं आता ना, उनके पास तो हर दिन आता है। पैसा ना आया मतलब उनका बिजनेस खत्म, तो उनके लिए वो काम क्या हो गया, ऑपरेटिंग। मतलब यहां पे कोई एक सेट ऑफ एक्टिविटीज आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में बाइफरकेट नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल कंसर्न कि कौन सी एक्टिविटी किसके लिए ऑपरेटिंग है और किसके लिए इन्वेस्टिंग है। यही ऑपरेटिंग एक्टिविटी की आखिरी कहानी थी। आप अपने बुक पे जाएंगे तो बुक का पेज नंबर 6.5 एक नोट कॉलम में इस चीज को बड़े बारीकी से आपके सामने रखता है। देखिए यहां पे कहता है इंपॉर्टेंट नोट में, इन केस ऑफ financial enterprise such as bank or mutual fund company, cash outflow and cash inflow arising from purchase and sale of securities will be treated as flows from operating activity। लेकिन यही नॉर्मल ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चर हमारे ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग, राइट ना, ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग हो जाएगा। आगे कहता है दिस इज बिकॉज purchase and sale of securities is a part of main revenue generating activities in case of financial enterprise. In addition, इसके साथ साथ interest paid and interest received as well as dividend received will also treated as cash flow from operating activity। हम normal cases में अगर डिविडेंड ले, मैं कहीं से डिविडेंड लूं, कोई ट्रेडिंग कंसर्न कहीं से डिविडेंड ले, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहीं से डिविडेंड ले, वो जाके इन्वेस्टिंग में ऐड करेगा, हम ऑपरेटिंग में उसको डालेंगे। वही हम इंटरेस्ट ले और इंटरेस्ट दें, वो सब मेरे फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में बाइफरकेट किया जाएगा। क्यों जी, अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो फाइनेंसिंग में जाएगा, अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट लेना और देना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए दोनों कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यहां पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन कुछ कह रहा है या नहीं, क्योंकि बच्चों से गलती क्या होती है, क्वेश्चन का लाइन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन का वो लाइन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली कैश फ्लो के क्वेश्चन में घुस जाएंगे, भाई बाइफरकेट कर दिया, इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग का फाइनेंसिंग। चलो भैया, जब क्वेश्चन लिख के एग्जाम हॉल के बाहर आ रहे हैं, कह रहा है प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लो भैया ये तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, तो आप उस लाइन को मिस नहीं करेंगे जो लाइन आपके एग्जाम में क्वेश्चन में वो मेंशन क्या रहेगा कि किसका कैश फ्लो बनाना है। अगर सर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं मानेंगे, उसको हम ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर के तरीके से ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन साफ साफ बताएगा कि फाइनेंशियल है या फाइनेंशियल नहीं है, हिंट भी होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा, आप मानेंगे नॉर्मल ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर का हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो यहीं पे आपकी ऑपरेटिंग की पूरी कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बाकी पूरा फॉर्मेट आपको एज इट इज पता है, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में क्लियरिटी आपको अपने आप आते जाएगी। समझ में आया? इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मैं कैश फ्लो में ज्यादा इंडल्ज नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ज्यादा अगर हम उसको मथने लगेंगे ना, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में घुस लगेंगे तो दिक्कत आपको ही होगी। तो क्वेश्चन पैटर्न से आप डायरेक्टली फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस बनते जाएंगे, नहीं बनेंगे फिर उसके बाद में चलिए आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में दूसरी एक्टिविटी की, जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या नाम है? इन्वेस्टिंग।
आपको याद होगा मैंने आपको ऑपरेटिंग में ही बताया था कि मेन जो प्रॉब्लम है, पंगा फंसता है ना समझने का, वो है ऑपरेटिंग में। जो हमें लगता है कि हम एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं और इनकम घटा रहे हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर रखा है। अब सारा चीज एकदम सीधे सीधे होगा, पैसा आएगा जोड़ेंगे, पैसा जाएगा घटाएंगे, दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं, असेट खरीदना इन्वेस्टमेंट है। एक असेट खरीदना क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम असेट खरीदते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? जाता है। तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे? वही असेट अगर बिक जाए तो प्लस, फायदा हुआ तो नुकसान हुआ तो समझ में आया? बस यही एक छोटी सी कहानी है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगने वाला। आइएगा आप अपने फॉर्मेट पे, पेज नंबर 6.8 वाला कंप्लीट फॉर्मेट। क्लियर है? चलिए, अब उसमें देख रहे होंगे कि नाउ बी नंबर, क्या बी नंबर में हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके फॉर्मेट में पहला हिस्सा क्या दिया हुआ है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड असेट। मतलब क्या? हमने फिक्स असेट बेचा है। इधर देख लीजिएगा, बिना देखे किताब बंद कर दे तो बंद कर दीजिए, बाद में फॉर्मेट आपको अपने जहन में चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बस पॉइंटर्स बताते जाइएगा, प्लस करना है माइनस करना है, फॉर्मेट तो आपको समझ में आ ही जाए, क्योंकि फॉर्मेट सेट नहीं है, याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करेंगे चलेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट, सेल पहले दिया हुआ है, परचेस बाद में दिया हुआ है। तो क्या हम सर परचेस बाद में लिखेंगे क्या? ऐसा कोई फिक्स मैटर नहीं है। ठीक है, आप परचेस पहले लिख सकते हैं, सेल बाद में भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो चीज जैसी नीचे की है वो उस एक्टिविटी में जाएगी, बस। क्लियर क्या? हाँ, ऑपरेटिंग का मैटर क्लियर होना चाहिए। ऑपरेटिंग का जो सीक्वेंस है वो आप फॉलो करोगे। सीक्वेंस क्या मतलब क्या? एडजस्टमेंट जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश को लेके वो हमेशा पहले होगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले मैटर हमेशा बाद में होंगे। तो मैंने आपको पहला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या बताया कि अगर आपने कोई फिक्स असेट बेचा है और बेच के पैसा आया है, आप जोड़ेंगे कि घटाएंगे? ऐड करेंगे। उस अमाउंट को ब्रैकेट में डालेंगे या विदाउट ब्रैकेट? चलिए, नेक्स्ट आपके सामने कहता है कि अगर इनटैंजिबल फिक्स असेट है, जैसे गुडविल, ठीक है, अगर हम उसको बेच रहे हैं तो वो वाला अमाउंट कैसे जाएगा? प्लस या माइनस? प्लस। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे कहता है कि अगर हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम बेचते हैं तो पैसा आएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, अगर मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है या डिविडेंड मिला है, जोड़ेंगे घटाएंगे? बस। ठीक है, नेक्स्ट, कहीं पे कोई मेरी प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने सबलेट कर रखा है। क्या कर रहा है? सबलेट। या तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है तो रेंट पे चढ़ाऊंगा, या रेंटेड प्रॉपर्टी है तो सबलेट करूंगा। तो दोनों के केसेस में आपको रेंट आएगा। क्या? दोनों के केसेस में आपको रेंट आएगा। तो रेंट रिसीव कैसे जाएगा? ऐड। नेक्स्ट, अगर आप कोई मशीनरी खरीदते हो, मतलब टैंजिबल फिक्स्ड असेट आप यहां पे खरीद रहे हो, प्लस या माइनस? माइनस हो कि पैसा जा रहा है। ठीक है, आप पेटेंट राइट खरीद रहे हो, माइनस। प्लस या माइनस बात करोगे? ठीक है, आ रहा है जा रहा है नहीं, प्लस या माइनस। अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल परचेस कर रहे हो तो माइनस। ठीक है, नेक्स्ट, आप यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो तो माइनस। सीधी सी बात, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, प्लस वाला प्लस माइनस वाला माइनस। बस अंतर ये होगा कि माइनस में माइनस नहीं लिखेंगे, लेस नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि हम ऑपरेटिंग में एड और लेस इस तरह लिखते थे, इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉर द आइडेंटिफिकेशन यू नीड टू यूज ब्रैकेट फॉर द माइनस एंड नो यूज ऑफ ब्रैकेट फॉर पॉजिटिव आइटम, दैट्स कॉल्ड फॉर प्लस। क्लियर क्या? कोई दिक्कत? इसी को बैलेंस करोगे, आपको पता है आपको कितने कॉलम दिए गए हैं? दो। एक कौन सा? जिसमें सारा एडजस्टमेंट होगा, और फाइनल वाला लास्ट में। क्लियर क्या? तो ये जो भी अमाउंट लिखोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो सब कहां लिखो? पहले में दूसरे में? पहले में। जो फाइनल अमाउंट रहे कहां लिखोगे? बस, और कुछ नहीं है। देख लो बुक खोल के।
कुछ सवाल होगा पूछ लीजिएगा। सर सबलेट बता रहे थे क्या होता है? सबलेट, जैसे मान लेते हैं कोई एक बिजनेस का फॉर्मेट है, मैं आपको बता देता हूं। अगर इस चीज का कोई बिजनेस करेगा तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं मैं, ठीक है, आकार, ठीक है, दुराकुंड पे लोकेटेड है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा मेजर क्लास चलता है वो 11th-12th का जो भी चलता है वो शाम में चलता है, ठीक है, जिसकी टाइमिंग होती है 4 से 8 बजे, ठीक है। हमारे पास एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है, ये हॉल सुबह से लेके 4 बजे तक पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो मैंने किसी और बंदे को सुबह 8 बजे से 3:30 तक कहा है कि आप इसको यूज कर लो, क्योंकि वो कह रहा है कि सर दे दीजिए, हम इसमें लाइब्रेरी चलाएंगे। तो लाइब्रेरी के लिए भी बेंच डेस्क ही चाहिए होता है और क्लासेस के लिए भी बेंच और डेस्क ही चाहिए होता है। मान लेते हैं जो प्रॉपर्टी मैंने ली है उस प्रॉपर्टी का पर मंथ रेंटल मान लेते हैं 50,000 के आसपास है, ठीक है। अब हम इससे लेते हैं हर महीने का 15,000 रुपया। कितना भाई? 15,000 रुपया। तो ये जो है मतलब एक ही प्रॉपर्टी जो मेरे पास है जिसको मैंने रेंट पे लिया था उसको मैंने सबलेट कर दिया, मतलब उसको दोबारा से किसी और को मैंने क्या कर दिया, भाड़े पे चढ़ा दिया। तो मैं अपने मकान मालिक को कितना दूंगा? 50,000, और मैं अपने किराएदार से कितना लूंगा? 15,000। तो एक्चुअली मेरे लिए मेरा खर्च कितना पड़ेगा? 35,000। दिस इज व्हाट वी कॉल सबलेट ऑफ प्रॉपर्टी। बट ये मेरा धंधा नहीं था, ठीक है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। कुछ लोग का यही बिजनेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ तो आप दिल्ली में जाओगे तो आपको यही समझ में आएगा। जैसे लोग क्या करते हैं, बिल्डिंगें बना लेते हैं। शक्ति जी अपना नींद खोल लीजिए। दिल्ली में जाओगे तो बहुत सारे लोग होते हैं अपनी बिल्डिंगें बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनको मार्केट का कुछ खासा आइडिया नहीं होता है, तो एजेंट्स होते हैं, ठीक है। उन एजेंट्स को अपनी पूरी बिल्डिंग क्या करते हैं, दे देते हैं। अब वो एजेंट उनको कहता है कि ठीक है हम आपको हर महीने इस पूरी बिल्डिंग का 1 लाख रुपया देंगे। अब उस पूरे के पूरे बिल्डिंग में मान लेते हैं 4 फ्लोर है। कितना है? 4 फ्लोर है। अब वो क्या करेंगे, पर फ्लोर को 30,000 पे चढ़ाएंगे, तो 5,000 पर फ्लोर से उनकी एक्स्ट्रा क्या हो गई, कमाई होगी। समझे इस बात को? मान लेते हैं अगर एक पूरी सी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं, एक मकान मालिक है जिसने लोन पे लेके बना तो लिया लेकिन ये खोज नहीं पा रहा किराएदार, तो इसको मिला एक एजेंट। उस एजेंट ने कहा भाई साहब मैं आपकी मदद कर देता हूं, मैं आपका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा दूंगा, ठीक है, समझ में आया? अब यहां पे जनरली नॉर्मल एजेंट्स क्या होते हैं कि 1 महीने का किराया ले लिया, काम खत्म। लेकिन इसका धंधा है सर, प्रॉपर इसका बिजनेस है। इसने अपने मन से अपनी जिम्मेदारी से 4 किराएदार खोजे, चारों किराएदार को इन सभी फ्लैट्स में रखा और हर किराएदार से ये 30,000 रुपए क्या कर रहा है, वसूल रहा है। तो मकान मालिक को पर फ्लैट कितना देगा? 25,000, और अपने पास हर महीने पर फ्लैट कितना रहेगा? 5,000। 30,000 लेगा, 30,000 लेगा, 25 देगा, तो कितना रखेगा? 5,000 रुपया ये रखेगा। मतलब एक बिल्डिंग से उसे हर महीने 20,000 की कमाई आ रही है, और इसका भी टेंशन फ्री और इसका भी टेंशन फ्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ झाला होगा तो भाई इसकी जिम्मेदारी होगी, इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो अब देखोगे इसका क्या हो गया, बिजनेस हो गया। ये पैसा कहां चला जाएगा? ऑपरेटिंग में चला जाएगा। समझ में है? कोई दिक्कत? तो यही होता है सबलेट ऑफ प्रॉपर्टी। यहां पे भी सबलेट है, यहां पे भी सबलेट है, बट ये कोर एक्टिविटी है, ये कोर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चला भी जाएगा स्टिल मेरे को 50,000 पे करना है, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का मेजर हिस्सा नहीं है। तो जो हॉस्टल वाला होता है वो किस में आएगा? क्या लोग बिल्डिंग ले लेते हैं हॉस्टल चलाने के लिए, तो उनका बिजनेस है। तो अगर कोई बच्चा नहीं है तो उसमें तो ये नहीं, वो सबलेट नहीं है, वो नहीं है, वो सबलेट नहीं है। मतलब जो रेंट पे लेते हैं पूरी बिल्डिंग। हाँ, जैसे मान लेते हैं मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ले लिया, ठीक है, अब उसमें मैं हॉस्टल चलाऊंगा, हॉस्टल मेरा बिजनेस है। आप किराएदार हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हॉस्टल बिजनेस है। अब आप उसमें 1 रखो 2 रखो वो आपकी बात है, 1 महीना किराया मुझे पर मंथ इस रेट से मिलना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर? अब जैसे मान लेते हैं ये एक एरिया है, क्लियर क्या? अब यहाँ पे मेरे पास 3 कमरे हैं, मान लेते हैं मेरे को रिक्वायरमेंट मात्र 1 कमरे की है, 2 कमरे में पीजी रख लूं, तो इससे क्या फर्क पड़ गया? पीजी नहीं भी रहे फिर भी मुझे देना है, रहे फिर भी मुझे देना है,
बस ये केस तो इस पे भी अप्लाइड होता है ना सर? वो क्या? तो कहेगा कि ये पूरी बिल्डिंग ले लो, वो ले हाँ, लेगा। हाँ। और कहेगा कि तो उस बंदे को केवल उससे मतलब है कि पैसे से मतलब है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस कैसे मेंटेन कर रहे हो। ये कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किराएदार हो या ना हो, तुमको मैंने बिल्डिंग दे दी, काम खत्म। ठीक है, ये कहा कि मुझे 25,000 पर मंथ चाहिए, अब तुम मुझसे 1 लाख वसूलो या 50,000 वसूलो या 5,000 वसूलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सिस्टम में। बस चलिए, इन्वेस्टिंग क्लियर हो गया आपको? कोई प्रॉब्लम? बस यही था। चलिए, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाते हैं जिसका नाम है फाइनेंसिंग। आपको याद होगा फाइनेंसिंग के मैटर पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि फाइनेंसिंग में क्या क्या चीजें जाती हैं। मतलब अगर आप इक्विटी शेयर का मैटर यूज कर रहे हो या फिर अगर आप लोन लेके बिजनेस चला रहे हो, उसका कुछ कंटेंट या मैटर है, तो सब किस में काउंट किया जाएगा? फाइनेंसिंग में काउंट किया जाएगा। किसमें? फाइनेंसिंग में, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको ऑलरेडी पता है, बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ लिया और मैं अज्यूम करता हूं कि आपको समझ में आता है। ठीक है, अब देखो भाई, जो डिविडेंड वाला मैटर होगा, नॉर्मल बिजनेस की मैं बात कर रहा, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंसर्न की बात नहीं कर रहा। तो अगर मान लेते हैं आप डिविडेंड दोगे, क्योंकि फाइनेंसिंग में तो आप डिविडेंड दोगे ना, इन्वेस्टमेंट में आप डिविडेंड लोगे। ठीक है, फाइनेंसिंग में आप डिविडेंड दोगे। ठीक है, अगर आपने डिवेंचर लिया है तो आप इंटरेस्ट दोगे, तो सब आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में काम किया जाएगा। ठीक है, कंटेंट मैं बताऊंगा, प्लस माइनस आप बताइएगा। जो सीक्वेंस आप उसको फॉलो कीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बुक बंद कर दीजिएगा। चलिए भाई, यहां पे कंटेंट लिखिएगा। बात आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या करोगे? पैसा जुगाड़ करोगे। ठीक है, पैसा जुगाड़ करने के दो मेजर बातें आप पढ़ चुके हो, दो मेजर सोर्सेस आप पढ़ चुके हो जस्ट इस सिलेबस से पहले। ठीक है, मतलब इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पहले कंपनी अकाउंट्स में। ठीक है, कितने सोर्स थे? दो। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तो एक शेयर्स और एक डिबेंचर। क्लियर क्या? तो अगर आप शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा, डिबेंचर इशू करोगे तो पैसा आएगा, दोनों इशू करोगे तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो प्लस होगा माइनस होगा? तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स प्लस। ठीक है, इसके बाद आपके सामने आ जाता है कि अगर आप मान लेते हैं डिबेंचर ना हो, मान लेते हैं शेयर ना हो, बैंक से लोन तो उठा सकते हो सर, पब्लिक डिपॉजिट्स भी तो होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, साथ ही साथ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी तो होते हैं ना, और ये सब लॉन्ग टर्म के होते हैं, कोई शॉर्ट टर्म्स के नहीं होते हैं। तो सब क्या होगा? अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, और उनसे भी पैसा आना ही है, तो उसको जोड़ोगे घटाओगे? ऐड करोगे। क्लियर क्या? नेक्स्ट, उसके बाद आपके सामने है कि शॉर्ट टर्म के अलावा आपके सामने, सॉरी लॉन्ग टर्म के अलावा आपके सामने शॉर्ट टर्म का भी ऑप्शन है, क्योंकि फाइनेंसिंग की हम बात करें, हम समय सीमा की बात नहीं कर रहे। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया है कि यहां पे टाइम फ्रेम का कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, पैसा दोनों से आता है, पैसा दोनों में जाता है। हम पैसा आने जाने चेंज की यहां पे बात कर रहे हैं। क्लियर क्या? तो अगर हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पैसा मिल रहा है, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो दूसरा प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी तो होगा। ये प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा, ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ध्यान देख लीजिएगा, एक और चीज होती है, जैसे आपको याद होगा हम बैंक की बात करते हैं। ठीक है, अब बैंक से एक बड़ा अच्छा हम रिश्ता मेंटेन करते हैं, अपनी क्रेडिट वर्दीनेस बनाते हैं। करंट वारंट अकाउंट हम ओपन करवाते हैं, तो हमने बीआरएस में पढ़ा है ओवरड्राफ्ट का भी धंधा पढ़ा है ना। तो अगर ओवरड्राफ्ट का मैटर है तो एक तरीके से सर वो तो लोन के फॉर्मेट पे चढ़ जाता है, और वो एक तरीके से मेरे लिए क्या बन जाता है? फाइनेंस और लायबिलिटी। ठीक है, फाइनेंस का एक सोर्स भी और मेरे लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी और एसेट से मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें फर्क पड़ता है फाइनेंशियल सोर्सेज, क्योंकि हम फाइनेंशियल एक्टिविटी का जिक्र कर रहे हैं। तो अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, ठीक है, या कैश क्रेडिट बढ़ रहा है, तो ये प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि भाई उधारी से चल रहा है, पैसा आ रहा है। दैट्स इट। क्लियर क्या? नेक्स्ट, अब यहीं पे मान लेते हैं हम इस उधारी को पे करते हैं, क्योंकि डिबेंचर्स को भी हम रिडीम करेंगे कि नहीं करेंगे? पे करेंगे ना। ठीक है, शेयर होल्डर को डिविडेंड भी पे करेंगे,
उसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट भी अगर चढ़ता है मेरे सर पे तो उसको भी तो पे ऑफ किया जाता है, उसको भी तो निपटाया जाता है। तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आपने ही कहा ऐड होगा, तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहां पे है कि अगर आप इंटरिम डिविडेंड, याद है ना इंटरिम डिविडेंड इसी साल की बात करते हैं, प्रपोज वो आगे और पिछला चलते रहता है। अगर आप इंटरिम डिविडेंड पे करते हो प्लस या माइनस? माइनस, सीधी बात, ठीक है। नेक्स्ट प्रपोज डिविडेंड पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है प्रीवियस का कर रहे होगे, ठीक है, प्लस या माइनस? माइनस। नेक्स्ट है आपके सामने शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी थी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी थी। शॉर्ट टर्म वाला भी इसी साल में जाएगा इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म वाला भी इसी साल में इंटरेस्ट जाएगा। बस फर्क कितना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म वाला विद इन 12 मंथ का मैटर होगा, लॉन्ग टर्म वाला उससे लंबा जाएगा, यही अंतर था ना। तो अगर आप दोनों का इंटरेस्ट पे करो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऐड या माइनस? माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आप, जैसे आपको याद होगा कि अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट का मैटर यूज करते थे तो ओवरड्राफ्ट पे सर इंटरेस्ट भी होता था कि नहीं होता था? तो अगर हम ओवरड्राफ्ट लेंगे, ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेते थे। ओवरड्राफ्ट पे करते तो हम इसको घटाते थे, लेकिन ओवरड्राफ्ट पे हमें इंटरेस्ट भी तो पे करना होता था। क्या होगा? प्लस या माइनस? माइनस, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे है कि याद होगा कि हम इंटरेस्ट तो पे करके आगे जस्ट अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का हम प्रिंसिपल भी तो पे करेंगे कि नहीं पे करेंगे? जो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग था, उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे करना। तो यहां पे लिखा हुआ है कौन सा वर्ड इसके साथ जाएगा? रीपेमेंट। तो रीपेमेंट ऑफ लोन प्लस या माइनस? माइनस। बस उसके बाद शेयर तो भाई रिडीम तो होगा ही नहीं, ठीक है। प्रेफरेंस की हम बात नहीं कर रहे, हम इक्विटी का ही सिस्टम लेके चल रहे हैं, लेकिन डिबेंचर हमारे सामने पड़ा हुआ है और सर डिबेंचर तो रिडीम होता ही होता है। तो अगर आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो प्लस या माइनस? माइनस, सीधी बात। इसके बाद सब जोड़ जाड़ के जो आएगा वो क्या होगा? नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे लास्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में उसका फाइनल आंसर लिख दोगे, काम खत्म। देख लो पेज नंबर 6.8 एंड 6.9। तो ये जो ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम दिया हुआ है, हाँ, और ये इन्वेस्टिंग में भी दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो इसमें मतलब बाइफरकेट कैसे होगा क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग में जाएगा या फिर इसमें? देखो भाई, अगर नॉर्मल कंसर्न है किस में डालोगे? नॉर्मल मतलब ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग? इसमें इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में। और अगर फाइनेंशियल कंसर्न का हो तो कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में। बस हम फॉर्मेट पढ़ रहे हैं तो फॉर्मेट में हम सब पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, अच्छा ठीक। बोलो बोलो। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद पॉइंट तो दिया हुआ है रोमन में, उसके बाद बंद हो गया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट एक अनकॉमन चीज होती है, कॉमन चीज नहीं होती है, ठीक है। यही तो नंबर शॉर्ट टर्म में आएगा। ये भी कर सकते हैं। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं यही दोनों बस शॉर्ट टर्म में आता है, और शॉर्ट टर्म में आपके पास है ही क्या? ये दोनों शॉर्ट टर्म के अंदर है इसलिए वन। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर है। हो गया? चलिए भाई, इसमें कंटेंट इतना ही था। अब समझिएगा, जब आप क्वेश्चन बनाने बैठिएगा तो आपके जहन में एक बात बार बार उमर घुमर के आएगी, सर ने ये तो बताया ही नहीं, सर ने वो तो बताया ही नहीं, सर ने ये तो समझाया नहीं, ये तो पैटर्न हमने देखा ही नहीं, ठीक है। समझिएगा इस बात को। जो मेरा अप्रोच रहा है आपको कैश फ्लो पढ़ाने का, वो अप्रोच इसलिए ऐसा रहा है, एकदम सिंपल वे, डायरेक्ट फॉर्मेट, कि मैंने बहुत पहले कथा कहानी का जिक्र अति एक्सप्लेनेटरी वर्जन में कर रखा है, ठीक है।
आपको मैंने बैलेंस शीट समझाया है, बैलेंस शीट में करंट असेट्स करंट लायबिलिटी समझाया है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ P&L में आप अपने आप से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो भी आप उससे कैश फ्लो बनाएंगे, क्योंकि आपको कैश फ्लो के कंटेंट याद होने चाहिए, डेरिवेशन आप खुद बनाएंगे, हम नहीं बताएंगे आपको। अगर आपको नहीं आ रहा आप 50 बार तैयारी करें, अंत में थक जाएं तो आप मेरे पास आए तो हम आपको बता देंगे। वही सिस्टम आपके बैलेंस शीट में भी होगा, ठीक है। बैलेंस शीट के पूरे कंटेंट्स होंगे, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सी चीज कहां जाएगी, कौन सी चीज कहां जाएगी। सो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर्स आपको कहां मिलेंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स कहां मिलेंगे आपको, बैलेंस शीट में, क्योंकि डिबेंचर्स कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में, प्रेफरेंस शेयर्स कहां मिलेंगे, बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, सब कहां मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में। ऑपरेटिंग के सारा मैटर आपको कहां मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो याद रख लीजिएगा ऑपरेटिंग का रिश्ता स्टेटमेंट ऑफ पेएल के साथ है। अगर आपको पेएल नहीं समझ में आया है, या आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, आप वहां पे जाके पहले सेशन में समझ लीजिए, बाद में ही क्वेश्चन बनाने बैठिएगा, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन अगर आपको बनाना है, आपने बैलेंस शीट नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, पहले बैलेंस शीट पढ़ के आ जाइए, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस आप लगाइएगा तो आपसे लग जाएगा। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था जब मैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर शुरू कर रहा था कि आप थियोरी को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि थियोरी के कंटेंट में ही पूरा का पूरा आगे का प्रैक्टिकल क्या है, बेस्ड है। क्लियर क्या? तो चलिए यहाँ पे फॉर्मली जितना मुझे बताना था कि क्या चीज कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब रेस्ट वर्क, दिमाग लगाना और क्वेश्चन सॉल्व करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे फॉर्मली आपका पूरा क्लास 12 का सिलेबस क्या होता है, खत्म होता है। क्लियर? बाकी आपके लिए खत्म नहीं हुआ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भी अभी तक फ्री नहीं हुआ हूं। मेरी आय की जिम्मेदारी आपके साथ है, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चन पैटर्न्स डिस्कस नहीं किए हैं। तो जो वीडियो लेक्चर्स ले रही हैं मैं उनके लिए भी कह दूं, स्मॉलर बाइट्स में क्वेश्चन पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे, वेदर वो अकाउंट्स का हो या बिजनेस का हो या इकोनॉमिक्स का हो। क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस करने के बाद शुरू होगा आपका रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करने के वक्त आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें वहां पे क्या क्वेश्चन मिलेगा जिसका हमें सोल्यूशन ऐसे लगाना है। तो इसके बाद का मैं सेशन थोड़ा सा आपके लिए डिफाइन कर दूं। 3 स्लॉट्स में सारी चीजें जाएंगी। पहला स्लॉट रहेगा क्वेश्चन पैटर्न पे डिस्कशन, जो आपका दूसरा स्लॉट रहेगा वो होगा रिवीजन का, और तीसरा स्लॉट रहेगा टेस्ट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का। ये 3 स्लॉट्स हमारे बचे हुए हैं। ये तीनों स्लॉट्स को हम डिवाइड करेंगे कल से लेके आप कहो, क्योंकि कल तो आपका पूरा टाइम लग जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाने में। आप मान लीजिए कि पूरा जनवरी, पूरा फरवरी तक का हम स्लॉट लेंगे पूरा फरवरी तक का हम महीना लेंगे इन 3 स्लॉट्स को कवर करने के लिए। तो आप ये मान लीजिए कि फॉर्मली सारा मैटर हमारे तरफ से क्लोज फरवरी में होगा, अभी क्लोज नहीं हो रहा। तो कुछ लोग के कुछ रिमेनिंग कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट्स कवर करेंगे, तब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्लियर क्या? तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए आप क्वेश्चन बनाते रहिए, खुश रहिए, एंड स्टे ट्यून फॉर द next session. Thank you.